देखो भाई, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था जो पिछली क्लास में किया था। आज थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए रिलेशन टॉपिक चल रहा है और इसका मेरे हिसाब से लेक्चर ये तुम्हारा 4th लेक्चर हुआ शायद। और देखिएगा ध्यान से, जो डाउट्स तुम लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे लास्ट टाइम नहीं बचा था तो उसको डिस्कस नहीं हो पाया, वो शायद ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारे पास, ये पहला क्वेश्चन है राइट। पहला दूसरा ये सब आपके डाउट्स होंगे। ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट तुम लोगों को दिया है उसमें ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, हॉर्स वाले। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए ये जो पहले वाला क्वेश्चन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का प्रश्न है ये, ठीक है भाई। ये तो कोई थ्योरम भी है, क्या चीज? आरडी में थ्योरम भी है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आरडी की थ्योरम भी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो थ्योरम पे ही बेस्ड है वो। क्या हुआ? अच्छा जस्ट ये दो क्वेश्चन को हम लोग एक साथ लेते हैं, दोनों को चलो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इधर सुनिए, अब देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न हमारे पास है। सर आप राइट साइड से भी लिख दो। इसलिए नहीं लिखता राइट साइड से कि यार जब मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, मान लो मैं यहाँ से इधर आऊँगा तो फिर आपको विजिबिलिटी नहीं होगी। दैट्स राइट। देखिए फिलहाल सुन लीजिए, अब मान लीजिए प्रश्न मुझे करना है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए। सॉल्यूशन भाई, ऑफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। उसने कहा R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये कह रहा है वो इन अ सेट कैपिटल ए, किसी कैपिटल ए सेट में, वो कह रहा है शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। भाई देखो, अगर R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब क्या, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। यानी कि R1 आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और R2 आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एम आई राइट और नो? अब देखिए, अगर R1 इस बल्कि काम करते हैं, उसने किस चीज को इक्विवेलेंस पूछा हमसे? R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस बोला है, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा यार सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिविटी को चेक किया। अगर रिफ्लेक्सिविटी को चेक किया तो मैंने कहा यार लेट सपोज कोई x है, एक एलिमेंट है, या x के बदले आप a मान लो। मैंने कहा कोई a एलिमेंट है और वो मान ले बिलोंग कर रहा है R1, कोई भी a एलिमेंट है। तो सोचो अगर a एलिमेंट R1 को बिलोंग कर रहा है तो a भी R1 को बिलोंग करेगा। यानी कि इफ या लेट a belongs to R1 then a belongs to R1 होगा। यस सर। अरे उसने बोला ना यार कि R1 रिफ्लेक्सिव है, तो R1 अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, a भी R1 में होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है? आगे मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा इन लेट a belongs to R2, a R2 में भी है। अच्छा मैंने a ही क्यों लिया, क्योंकि वो उसके इंटरसेक्शन में भी है ना। मुझसे क्या पूछा गया, इंटरसेक्शन के बारे में डिटेल पूछी गई है। तो मैंने कहा सपोज a कोई एलिमेंट है और वो R2 में भी होगा, तो अगर R2 में होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि a भी R2 में है, बिलोंग्स टू R2। रीजन क्या है, क्योंकि R1 R2 दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंस है। यानी कि R1 R2 दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव है। आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पर, आप ये दे सकते हैं रीजन कि यार R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव, बोथ आर रिफ्लेक्सिव। दोनों की जरूरी थोड़े ए वो होंगे, कॉमन तो होगा ना कुछ ना कुछ। आपने कॉमन पोर्शन लिया। मैंने एक कॉमन पोर्शन लिया। मैंने कहा कोई ए एलिमेंट है, वो सपोज उसमें है R1 में, और वही ए एलिमेंट जो है R2 में है। यानी कि दोनों में एक कॉमन पोर्शन है तुम्हारे पास, और वो क्या हो गया तुम्हारे पास, ए हो गया। अब क्योंकि R1 R2 दोनों के दोनों इक्विवेलेंस है, तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर R1 R2 दोनों के दोनों आपके पास इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, R1 R2 रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। बोलो ठीक कह रहा हूँ जी सर। R1 R2 दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, रिफ्लेक्सिव होंगे। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब आप ये सोचो कि अगर a जो है R1 में है, a R2 में भी है, तो इसका मतलब a उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। यस सर। होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा नहीं होगा? Yes, और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, अच्छा इसको ना हम ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग में ही, एक चीज हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि लेट
A belongs to capital A and A belongs to R1, बल्कि A belongs to A कोई एलिमेंट है, वो मान ले किसमें है, मैंने एक उल्टा थोड़ा सा बोल दिया, मैं थोड़ा सा एक चीज इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हटा दें। देखो बच्चों, मैंने कहा A belongs to capital A है and कैपिटल A मतलब A एक एलिमेंट है जो किसमें है, कैपिटल A में है। तो और एक जो आर रिलेशन जो मेरे पास है रिलेशन, वो आपका सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। ये मतलब R1 क्या सबसेट है, A क्रॉस A का। थोड़ा सोचो दिमाग लगा, मैंने A एलिमेंट बोला, वो किसमें है बच्चों तुम्हारे पास, ए में है, कैपिटल A में है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और R1 है आपका A क्रॉस A का रिलेशन है। तो यानी कि इसका मतलब ये जो A कॉमा A होगा ये R1 में होगा, क्योंकि R1 तो सबसेट है ना A क्रॉस A का, और उसी A क्रॉस A का सबसेट कौन सा है, R2। तो मैंने आगे क्या कहा, एंड लेट A बिलोंग्स टू, बोलो कैपिटल A तो है, एंड R2 बिलोंग्स इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, A क्रॉस A, वो भी तो A क्रॉस A का सबसेट होगा, A कॉमा A उसमें भी होगा, R2 में भी। ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये सिर्फ मैंने इस स्टेटमेंट के लिए लिखा, दोबारा देख, दोबारा समझा। मैंने कहा कोई A एलिमेंट है, A एलिमेंट मान ले कोई A है और उसके अंदर मान ले 1 2 3 है। अब मैंने तुझे कहा A कोई भी एलिमेंट है, वो इसके अंदर है, मान ले 3 इसके अंदर है। अब मैं तुझे कह रहा हूं कि जो रिलेशन 1 के एलिमेंट लिए गए, वो लिए तो यहीं से गए ना, लिए तो यहीं से गए ना, यानी कि R1 आपका A क्रॉस A का सबसेट तो होगा ही ना। तो A क्रॉस A का सबसेट होगा तो ये जो 3A में था उसमें 3,3 भी होगा, यानी कि 3,3 बिलोंग्स टू R1। अब मैं 3 तो नहीं बोल सकता ना वहां पर, इसलिए मैंने जनरल वैल्यू A बोल दी। अच्छा, समझ में आ गया नहीं है? यस सर, हाँ यस सर। और इसी तरीके से मैंने दूसरे में जनरल वैल्यू A बोल दी। समझ में आ गया ना भेजे में? ठीक है भाई, क्लियर है? अब उसके बाद A बिलोंग्स टू कैपिटल A हो गया फॉर ऑल। तो अब मैं नोटिस कर रहा हूं, मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि A कॉमा A जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। बोल, समझ में आया नहीं है? यस सर, भाई रिफ्लेक्सिव है, पहली बात से लोग सर ये वाली स्टेटमेंट समझा दो, मतलब एग्जाम के थ्रू ये समझ में आ गया। ये ऊपर वाला आ गया। A कॉमा A R1 में है और वही एलिमेंट R2 में है। हाँ, मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। अरे बोथ में है ना वो, अच्छा हाँ, तो इंटरसेक्शन में है तो A कॉमा A इंटरसेक्शन में आ गया ना हर एक के लिए। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसमें एक चीज लिखना मत भूलना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A आप लिख सकते हैं, मतलब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A इसमें भी लिखो और इसमें भी लिखो। क्यों दोनों में लिखना है, सुनो अलग अलग स्टेटमेंट, आप समझे, R1 अलग रिलेशन है, R2 अलग रिलेशन है, हाँ, इसे दोनों में फॉर ऑल लिखना जरूरी है। पर ऊपर लेट तो कर दिया ना हमने। लेट तो A बिलोंग्स टू कैपिटल A किया ना, तो A तो कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है, इसलिए फॉर ऑल बोलना जरूरी है। अच्छा, बात समझ में आ गया? यस सर। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, अगला सेंस हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सिमेट्रिसिटी। अब मुझे ये चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट, कि ये रिलेशन जो तेरे पास है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बड़ा आसान है। अब तू सोच दिमाग लगा करके, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलता है सिमेट्रिक, A कॉमा B। तो मैंने सबसे पहले कहा कि लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A। हाँ, दो एलिमेंट है, वो कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। तो सोचो कैपिटल A, फिर R1 तो वही रिलेशन है A क्रॉस A का, यस सर। उसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है, तो दोबारा से उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन है तो इंप्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 होगा। सोचो भाई, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A। बोलो ठीक है ना? जी सर। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इसका रिवर्स करूं, अब क्योंकि A कॉमा B अगर R1 में है तो B कॉमा A भी तो R1 में है। हाँ, बोलो सही कह रहा हूं? यस सर। तो अब इसको यहां पर अगर तुम इस स्टेटमेंट में फॉलो नहीं भी लिखोगे, क्योंकि अब मैं सिर्फ R1 की सिमेट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ R1 की सिमेट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, देन B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 होगा नहीं होगा? फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A। क्यों, रीजन दूंगा यहां पर, क्योंकि R1 इज
सिमेट्रिक। R1 क्या है आपका? सिमेट्रिक है। बोलो आ गया? अरे R1 तो सिमेट्रिक है ना, तो R1 में अगर A, B होगा तो B, A भी तो होगा। यस सर। अब क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है और वही कॉमन तुम्हारा A, B है, तो मैंने क्या कहा कि यार लेट, यहां पर स्टेटमेंट लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा लेट A, B बिलोंग्स टू R2। बोलो ठीक है, अंदर वो R2 में भी होगा। तो अगर A, B, मतलब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R2, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट लिखी थी मैंने कि A, B दोनों A कैपिटल A में है। तो अगर वो R2 में है तो इसका मतलब B, A भी R2 में होगा, नहीं होगा? यस सर। बिलोंग्स टू R2 होगा। क्लियर है? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि R2 भी क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है। आप यहां रीजन दे सकते हैं, क्योंकि R2 भी आपका सिमेट्रिक है। ठीक है? अब अभी सिर्फ सोचिए कि अगर A, B R1 में है और A, B R2 में है, तो इसका मतलब क्या होगा? उनके इंटरसेक्शन में। नाउ A, B उसके R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो होगा। अब B, अरे भैया A, B R1 में है, A, B R2 में है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी तो होगा। B, A R1 में है और B, A R2 में भी है, तो भैया क्या होगा? implies B, A belongs to R1 intersection R2। होगा नहीं होगा? जी सर। बोलो for all A, B belongs to capital A, so R is symmetric। बोलो आगे R1 intersection R2। R1 intersection R2 is symmetric। R1 intersection R2 is symmetric। भाई समझ में आया क्यों? यस सर। आगे दूसरी चीज ये सिद्ध होगी। अब तीसरी कहानी उसने कहा कि इसको ट्रांजिटिव चेक कर, तो मेरे भाई कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिविटी की, कि वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट, कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हमें चेक करना है। तो सुनिएगा ध्यान से। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव क्या कहता है? A, B रिलेशन में हो, B, C रिलेशन में हो, तो A, C भी रिलेशन में होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव कहता है। तो मैंने कहा यार A, B लेट A, B, अच्छा उसके लिए आप लिख सकते हैं यहां पर लेट A, B, C तीन एलिमेंट है और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? A को, कैपिटल A को। अब उसके बाद A, B बिलोंग्स टू R1, वो R1 में है, बोलो ठीक है, एंड A, B बिलोंग्स टू R2 ऑल्सो, उनके बीच का कॉमन पोर्शन A, B मान लिया, वो R1 में भी है और R2 में भी है। अब क्योंकि R1 अपने आप में सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो देन एंड B, C भी R2 में है एंड B, C बिलोंग नहीं, B, C R1 में है एंड B, C बिलोंग्स टू R2 ऑल्सो। नहीं समझे क्या बोला मैंने? भाई A, B R1 में है, A, B R2 में है एंड B, C R1 में है एंड B, C R2 में भी है। ये तो स्टेटमेंट क्लियर है, पर ट्रांजिटिव होने के लिए जो स्टेटमेंट चाहिए वो क्या चाहिए? देन A, C बिलोंग्स टू R1 एंड A, C बिलोंग्स टू R2। यहां तक तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्यों? इक्विवेलेंस। क्योंकि R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव। अभी फिलहाल हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। भाई दोनों क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। बोलो समझ में आया? यस सर। भाई दोनों ट्रांजिटिव है। अब मुझे स्टेटमेंट क्या लिखना है? भाई मेरा स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी ट्रांजिटिव हो। तो अब सोचो A, B R1 में है, B, C R1 में है और A, C R1 में है, तो मेरे पास एक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखिए इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप सोचो A, B जो है, क्योंकि वो R1 में भी है और R2 में भी है, तो A, B जो है वो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा नहीं होगा? बताओ। यस सर। एंड B, C क्योंकि R1 में भी है और R2 में भी है, तो B, C क्या होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। अब क्योंकि A, C R1 में भी है और R2 में भी है, तो देन A, C
R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। तो मतलब क्या हो गया कि अगर A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, B, C R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो साहब देन A, C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, है ना भाई? तो अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट को डायरेक्टली बोल देंगे, यहाँ जगह नहीं है, वहां क्या लिख रहा हूं, तो हम कहेंगे सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांसिटिव। बोलो समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको थ्योरम की तरह भी आप याद कर सकते हैं। एनडीए के और जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होता है, वो भी ट्रांसिटिव होता है। बोलो समझ में आ गया? नोट करिए फटाफट। देखो अब एक क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ये आ गया, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया यार। एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक दो दिन पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक क्वेश्चन मैं आज देख रहा था, मैं जस्ट किसी बच्चे को बता रहा था कि यार इसको ऐसे करना सॉल्व, तो मैंने उसको देखा, उसमें एक हल्की सी गलती थी, तुम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, उसमें एग्जाम्पल मैंने गलत दिया था। देखो सिमेट्रिसिटी में ना मैंने एक एग्जाम्पल गलत दिया था, जो मैंने आज सही किया इसको, वो मैंने एग्जाम्पल देखो, अपनी कॉपी देखिए, उसमें मैंने ना एग्जाम्पल 1,4 के बदले 10,4 ले लिया था। अब 10,4 एग्जाम्पल ही गलत ले लिया था मैंने, क्योंकि 10,4 अगर लेता तो सोचो 10,4 ये सही होता, पर यहाँ गलत हो जाता ना, 4 भी लेस देन इक्वल टू 10 का स्क्वायर बन जाता। तो मैंने आज सही किया, इसको सही कर लेना अपनी कॉपी में। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था, ये 10 नहीं था, ये 1 है, मतलब पहले वो 10 लिया था मैंने, पर एक्चुअली 10 नहीं था, क्या था 1, सही कर दिया मैंने। तो 1,4 रिलेशन में है 1 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, और 4,1 भी रिलेशन में है 4 लेस देन डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, सही कर देना, क्योंकि वो गलत हो गया था गलती से, ठीक है, तो उन्होंने भी ध्यान दिया, मैंने भी दिया। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा समझ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2 साल आया है, 2014-15 दोनों में आया, और ये हर साल आता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, अभी तक बोर्ड में नहीं भी तो ये कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, या ये वाला। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न है हमारे पास ये, वो जो तुम मुझसे सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को लिया। देखिएगा स्क्रीन में आपके समक्ष क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो जाए, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन देखिए, यस सर। उसने कहा n denotes the number, n denotes the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by a comma b related c comma d if a d ब्रैकेट में b plus c is equal to bc ब्रैकेट में a plus d show that r is an equivalence relation। हाउ कैन आई सॉल्व? देखिएगा बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस, ठीक है, हल्की सी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने अगर सॉल्व करना है इसको बच्चों, तो हमने सबसे पहले क्या करना है इसके लिए, रिफ्लेक्सिविटी। अरे नाराज मत हो, तुम तो क्या करो किताब को, इधर सुन ले और किताब वगैरह बहुत पढ़ लिया दिमाग ही लगा। सुन अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो उसके लिए बड़ा सिंपल लॉजिक है, देखिए रिफ्लेक्सिव ये है कि नहीं है, उससे पहले हम आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि अगर मान ले a, b, c, d से रिलेट कर रहा है, तो ये कब रिलेट कर रहा है, जब AD ब्रैकेट में B प्लस C किसके बराबर होगा, BC, अब ब्रैकेट में A प्लस D के बराबर होगा। यानी कि ये एक तरह से आपका फॉर्मूला समझ लो, आइडेंटिटी समझ लो, कुछ समझ लो इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसको ऐसे याद करो, फर्स्ट कॉमा सेकंड रिलेटेड थर्ड कॉमा फोर्थ। पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हमने क्या नोटिस किया कि अगर मान ले A है और ये B है, तो कोई भी रिलेशन क्या कर रहा है, A से B की तरफ रिलेट कर रहा है। अभी तक हमने क्या नोटिस किया, कोई भी रिलेशन क्या कर रहा है, A से B की तरफ रिलेट कर रहा है। तो अगर कोई भी रिलेशन आपका A से B की तरफ रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी रिलेशन आपका A से B की तरफ रिलेट कर रहा है, तो इस सिंगल एलिमेंट ने सिंगल एलिमेंट से रिलेट किया ना। हाँ। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ रिलेट करे। अब जब मैंने स्टेटमेंट ग्रुप बोल दिया, तो साहब ये A, B क्रॉस C, रिलेटेड C, D होगा ना, C क्रॉस D। सोचो, हाँ
भाई ग्रुप कब बनता है? ग्रुप मतलब पेयर बना। पेयर किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ तो यानी कि जब एक पेयर दूसरे पेयर की तरफ रिलेट करे, ठीक है ना, तो ये भी एक तरह का रिलेशन होता है जब एक पेयर दूसरे पेयर की तरफ रिलेट करे। तो यहां पर यही हो रहा है, पेयर किसी पेयर की तरफ रिलेट कर रहा है। अब पेयर है तो पेयर सिंगल सेट को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, पेयर आपका सिंगल सेट को रिप्रेजेंट तो करेगा नहीं। सोचो, हाँ पेयर क्या करेगा? किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए वो A क्रॉस B ने C क्रॉस D की तरफ रिलेट किया। मतलब गॉट इट नॉट? इसको मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे A क्रॉस B P के बराबर है। हाँ। तो उसके अंदर हम स्मॉल p ले रहे हैं एक इन दोनों को। हाँ, मतलब P कैपिटल P बोल नहीं सकता ना उसको। A क्रॉस B तो A क्रॉस B ही बोलेगा ना, वो खुद में कैपिटल है तो उसको क्या नहीं बोलेगा? आप वैसे कहना चाहते हो इसको एक कॉमा हाँ, मतलब एक एलिमेंट, ये हाँ। एक एलिमेंट खुद में ग्रुप है, हाँ एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप से रिलेट किया। बात समझ में है? जी कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि एक ग्रुप क्या करे, सिंगल एलिमेंट की तरफ रिलेट करे, पर वो आपके सिलेबस से हट गया, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, जब एक ग्रुप किसी सिंगल एलिमेंट की तरफ रिलेट करे। बात समझे? इसलिए आपको क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा होगा? n क्रॉस n। तो n क्रॉस n मतलब यहां पर n क्रॉस n ने n क्रॉस n की तरफ रिलेट किया। जैसे a टू a था ना, वो अब n क्रॉस n टेंड्स टू n क्रॉस n हो गया। भेजे में घुस गया। यस सर। दैट्स इट। अब हमने क्या किया, देखिए सॉल्व करने का तरीका। आप सोचो रिफ्लेक्सिविटी, ये रिफ्लेक्शन कब होगा? जब a कॉमा b रिलेटेड a कॉमा b होगा। यस सर। तो अब अगर ये सही है तो इंप्लाइज, नहीं है तो डज नॉट इंप्लाइज। अब सही है नहीं है इसका पता कैसे लगेगा? भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आइडेंटिटी बन रही है उसको यूज करो। सोचो, फर्स्ट कॉमा सेकंड रिलेटेड थर्ड कॉमा फोर्थ किसके बराबर है? फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड। फर्स्ट प्लस मतलब आप इसको अगर लिख लोगे ना तो आपको बड़ा सहूलियत होगी। मतलब इसको मैं फर्स्ट मान लूं, ये सेकंड हो गया, रिलेटेड थर्ड कॉमा फोर्थ। बोलो ठीक है ना? यस सर। अगर ऐसा रिलेशन है तो ये किसके बराबर है? फर्स्ट इंटू फोर्थ। बोलो ठीक है? और सेकंड प्लस थर्ड और इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड ब्रैकेट फर्स्ट प्लस फोर्थ। बोलो आगे नहीं है? यस सर। ये इसके बराबर। गॉट इट नॉट? तो हमने क्या नोटिस किया कि a कॉमा b रिलेटेड a कॉमा b के साथ ही है। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो क्या होगा बच्चों बताओ? A कॉमा B क्या है? फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी कि A कॉमा A। a b। अच्छा सॉरी a b होगा ना? B अब ब्रैकेट में क्या है? सेकंड प्लस थर्ड। तो सेकंड प्लस थर्ड क्या आएगा? B प्लस b प्लस a। बोलो आगे नहीं है? Yes, और sir. इज इक्वल टू कितना है? B प्लस A। सेकंड इंटू थर्ड। तो सेकंड इंटू थर्ड कौन सा है? बी B इंटू A। b इंटू a। अब ब्रैकेट में कितना आएगा? A प्लस B। कितना है? फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी कि फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी कि a प्लस प्लस b। बी। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करो क्या ये दोनों बराबर है? यस सर। अरे साफ दिख रहा है बराबर है। ए बी यहाँ भी है, बी प्लस यहाँ भी है, ए प्लस हाँ। यहाँ, दोनों सेम ही तो है। यस सर। तो दोनों सेम है तो आपने क्या लिखना है? फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। बोलो आ गया? यस सर। कोई एग्जांपल नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे? सो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। बोलो समझना है? आपको जी, डायरेक्टली आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो आइडेंटिटी आप जिसको आइडेंटिटी की तरह समझ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये हर क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। हो सकता है वो सिर्फ AD बराबर BC बोले, ठीक है ना? तो आपने समझना है बात को। अब मान ले हम लोग अगली चीज बात करते हैं सिमेट्रिसिटी कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। तो बताओ भाई क्या सिमेट्रिक होगा? यस सर। चलिए चेक करते हैं। अब सिमेट्रिसिटी के लिए क्या बोलते हैं बताओ भाई? a कॉमा b। अब सिमेट्रिसिटी में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करे तो दूसरा पहले से रिलेट करे, यानी कि a कॉमा b रिलेटेड c कॉमा d है। ये तो दे रखा ना? यस सर। हाँ और ये दे रखा तो इंप्लाइज कितना है? से वही दे रहे हैं AD 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 b प्लस c BC इज इक्वल टू BC सी A ए प्लस D। a प्लस d। ये दे रखा है। फॉर ऑल। अब हमने देखना है कि अगर इसको पलट दिया जाए तो क्या तब भी वो इक्वलिटी बनी रहेगी? तो उसको चेक करने के लिए इसको पलट दे भाई। यस सर। देन c कॉमा d रिलेटेड a कॉमा b गिव्स। CD अब क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी कि cb। CB। अब ब्रैकेट में d प्लस a। बोलो आ गया? यस सर। और इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? BC। बी सी सेकंड और भैया थर्ड। ये आ गया ना? देख सेकंड इंटू थर्ड यानी कि DA। हाँ तो DA अब ब्रैकेट में कितना आएगा? B प्लस C।
फर्स्ट फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी कि सी प्लस बी, बोलो आगे नहीं है सर। अच्छा है। अब जैसे ही आपने कर दिया, आप थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई कर सको, कैसे? इसको BC लिख दें, इसको A प्लस डी लिख दें, कोई दिक्कत? नो सर। इसको AD लिख दें और इसको B प्लस C लिख दें। तो मेरे भाई ये और ये सेम ही तो है, यस सर। यस सर। ये और ये सेम है ना भाई? Yes, तो इसका मतलब देन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है तो हम क्या करेंगे? फॉर ऑल A, B, C, D बिलोंग्स belongs to n cross n, बोलो आ गया। यस यस सर। सर। तो हम कहेंगे so R is सिमेट्रिक। symmetric, बोलो आ गया सब। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की, तो बताओ भाई ट्रांजिटिव होगा ये? यस सर। चेक कर लेते हैं। देखो यार, ट्रांजिटिविटी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा नयापन है। जब भी आप ट्रांजिटिव करें तो आप ये समझें कि हम थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रांजिटिविटी को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा अलग करके। कैसे? देखिए, हमें चेक करने की वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है। ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट शुरुआत तो कर ही दो। शुरुआत क्या है? A, B रिलेटेड C, D। तो मेरे भाई गिव्स क्या आएगा? AD B प्लस C इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC और A प्लस D। इसको मान लो फर्स्ट, ये होगा ना भाई? यस सर। एंड C, D रिलेटेड E, F कर देंगे, एक तीसरा एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर, वो भी ऑर्डर पेयर में लेंगे। यस सर। यहाँ क्या आएगा? CE D प्लस F शुड बी इक्वल टू DE और DE आएगा, DF आएगा। नहीं, DF आएगा ना? सेकंड थर्ड होगा ना, सेकंड और थर्ड। DE सही तो करा था। सेकंड थर्ड है ना? अरे भैया सेकंड थर्ड नहीं नहीं, पहले वाले में CF नहीं आएगा। हाँ। पहले वाला कहता है, ये बोल पहला वाला, दूसरा वाला कह रहा है हाँ CF और D प्लस E, बोलो ठीक है यहाँ पे? Yes, sir. और यहाँ क्या आएगा? इज इक्वल टू DE और C प्लस F। अब ठीक है, यस सर। इसको सेकंड मान ले। तो ये दो तो ट्रू है ना। अब आप ये सोचिए कि ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब इसका पहला तीसरे से रिलेट करे। अब पहला मतलब A, B किससे रिलेट कर जाए? E, E, F से। तो सर ये इससे रिलेट कब करेगा? जब AF इज B प्लस E किसके बराबर आ जाए? BE A प्लस F के। सोचो, यस सर। ये तभी तो रिलेट करेगा। तो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रांजिटिव बच्चे को दिक्कत करता है। तो ट्रांजिटिव में क्या करना है? जो दो इक्वेशन आपने बनाई, इसको आपस में प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ भी करके आप ये लेके आओ। ठीक है? इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आप इनमें से ये लेके आओ, और जैसे ये आ जाए तो भैया इजीली बात प्रूव हो जाएगी। बोलो समझ में आया? यस सर। क्या करेंगे? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीका, वो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इंप्लाइज लिया। फर्स्ट है AD B प्लस C इज इक्वल टू BC और A प्लस D। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। मैंने एक काम किया, BC से इसको डिवाइड कर दिया, AD से इसको डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं? तो क्या आएगा? BC से जब डिवाइड करेंगे तो 1/C प्लस 1/D। अच्छा। और AD से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/D प्लस 1/A। बोलो, इसको थर्ड मान लिया। आराम सोच। अरे भैया, BC को इसके अपॉन में ले लिया और AD को इसके अपॉन में ले लिया। ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब सेकंड लिया, CF D प्लस E इज इक्वल टू DE और भैया C प्लस F। अब DE को इसके अपॉन में, CF को इसके अपॉन में, तो कितना है? 1/E प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/C। बोलो। यस सर। इसको बोल दिया फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को, ये जो थर्ड और फोर्थ है, इन दोनों को आप चाहिए क्या? देखो, ये चाहिए ना। इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करो। कैसे करें? कुछ भी प्लस करके, माइनस करके, व्हाटएवर जो करना है। अब सोचो 1/D, मैं काम करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं। फायदा 1/C कैंसिल होगा, 1/D भी कैंसिल होगा, तो दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो थर्ड प्लस फोर्थ कर दो, क्या होगा? 1/C प्लस 1/B प्लस 1/E प्लस 1/E प्लस 1/D। बोलो, ठीक करो। यस सर। राइट में आएगा 1/D प्लस 1/A प्लस 1/F प्लस 1/C। बोलो, ठीक है। यस सर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देख, 1/C कैंसिल, 1/D कैंसिल,
और जो बच गया उसमें एलसीएम लो, तो E प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ कर दे, अपॉन में एफ बोलो आया नहीं Yes, sir. और शो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया तो आपका यही चीज आगे देखो। Yes, sir. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बता, AF, EB, ए एफ E plus B. बी प्लस सी का, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर इज इक्वल टू बी ही और ए प्लस एफ। जी सर. तो अच्छा तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये आया, इसका मतलब इंप्लाइज ए बी रिलेटेड ई कॉमा एफ हो गया ना भाई, Yes, sir. समझ में आया नहीं है? फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी E comma और ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू N cross एन N. क्रॉस एन, तो यानी कि सो आर इज ट्रांसिटिव। आर क्या है? ट्रांसिटिव। आया समझ में? Yes, sir. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और कंपटीशन में डायरेक्टली इसका आंसर सोचना है। ठीक है, चलिए करिए इसको। चलिए अब कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? आज की सिलेबस ये